तो उत्तराखंड की माँ थी मानुस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता है आपका चैनल राजनीति उत्तराखंड। दोस्तों आज हमारे साथ विधि के फील्ड के एक जाने माने विधिक विशेषज्ञ प्रोफेसर SD शर्मा सर हैं, जिनसे आज हम विभिन्न उत्तराखंड के कानूनी मुद्दों पर राय मशवरा करेंगे और आपको भी बताएंगे उनके तेजस्वी ओजस्वी और यशस्वी विचार। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया इस बात के लिए। राजनीति उत्तराखंड आपका ऋणी रहेगा। और सबसे पहला सीधे मैं इंटरव्यू के साथ आता हूँ। सबसे पहला सवाल सर, जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, इसके मुद्दे पर आपका क्या टेक है? नमस्कार सभी श्रोताओं को। तिवारी जी आपको धन्यवाद। आप इस प्रकार के मुद्दों को उजागर करने के लिए सदैव तत्पर हैं और जनता को जागरूक करते रहते हैं। लोकतंत्र की एक पृष्ठभूमि और नींव को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। हम सभी लोगों का प्रयास भी रहता है और एक अधिकार के रूप में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश भी रहती है कि लोकहित और देश हित सर्वोच्च होता है और नागरिकों का भी परम कर्तव्य होता है कि वो देश की सर्वोच्च विधि का अनुपालन सदैव करते रहें। इस संबंध में आपने जिस प्रश्न को मेरे से पूछा है वह प्रश्न समान नागरिक संहिता के विषय पर है। मुझे इस बात का गौरव महसूस होता है कि उत्तराखंड प्रदेश, यहाँ की लोकतंत्रात्मक सरकार इस मुद्दे को संहिताकृत करने जा रही है और यह राष्ट्र में पहला राज्य होगा जिसके प्रयासों से हम पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त हम यह सिद्ध करेंगे कि हमारी जनता अपने अधिकारों के प्रति और देश की एकता और अखंडता के प्रति कितनी जागरूक है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा भारत के संविधान निर्माता सभा की विचारों पर, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंशी जैसे विद्वान लोग देश की एकता और अखंडता के लिए भारत में समान नागरिक संहिता चाहते थे। लेकिन अंतर उस समय यही आया कि इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इस शब्द को संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रतिस्थापित किया गया और यह आज्ञापकता दी गई कि भविष्य में निर्वाचित सरकार इस पर कार्य करेगी। और वह समय आ गया है। हमारे देश की आज़ादी की इस यात्रा के पश्चात हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो गए हैं और देश की सुदृढ़ता के लिए कार्य कर रहे हैं। सर हमारा बेसिक ये सवाल है कि जो कॉमन सिविल कोड है, क्या वैधानिक तौर पे या संवैधानिक तौर पे आगे आने वाले दिनों में इसके सामने क्या कोई चुनौती आएगी? ये बहुत उत्तम प्रश्न आपने रखा। प्रायः ऐसा होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को, विधियों को कई आधारों पर याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हैं। इस संबंध में अगर सही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है तो यह चुनौती भले ही दे दी जाती हो, लेकिन अंततः सरकार और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की सफलता सामने आने लगती है। इसमें मैं आपको 7वीं अनुसूची की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि इस अनुसूची प्रदत्त अधिकार और शक्ति के आधार पर सूची संख्या 5 में ऐसे विधियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि वैयक्तिक विधि के अधीन ये विधियां होंगी। तो एक प्रश्न संभवतः विधि विशेषज्ञों के सम्मुख आएगा कि पर्सनल विधि, जिसको वैयक्तिक विधि कहा जाता है, अभी एग्जिस्टेंस में है और उसको रिपील करना पड़ेगा। तो जब रिपील करना पड़ेगा के द्वारा शक्ति मिल रही है राज्य को, उसमें भी तदनुसार परिवर्तन और परिवर्धन या संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए शक्ति है और शक्ति के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का विषय वस्तु, जिसमें विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है और दत्तक है, अल्पसंख्यकों के गार्जियनशिप से संबंधित, संरक्षण से संबंधित मामले हैं अल्पवयस्क के। तो ये तमाम विषय अनुसूची के भाग तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ पर्सनल लॉ शब्द को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी कि रिपील करते समय क्या पर्सनल लॉ यहाँ रिपील करने से ये मान लिया जाएगा कि सूची 5 की अनुशंसा और उपबंध लागू हो गया है,
या इसके लिए यूनियन को 368 के अंतर्गत कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, इस पर भी मंथन करना चाहिए समिति को, ये मेरा मंतव्य है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है और ख़ासकर अल्पसंख्यकों की ये चिंता है कि जो अनुच्छेद 25 के तहत उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है या अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात संविधान करता है, तो कहीं ये संविधान की मूल भावनाओं से कुठाराघात तो नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, क्योंकि नीति निदेशक तत्वों के उपबंध मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालते हैं और इस संबंध में बहुत बड़ी बहस तब प्रारंभ हुई थी जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से संशोधित करके संवैधानिक अधिकार बनाया जा रहा था, अनुच्छेद 300 क में ले जाया जा रहा था। तो ये 20-25 सालों तक ये बहस चलती रही। अंततः संविधान में ही संशोधन आए कि समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्वों का भाग है और उसको प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों पर अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं होता है। क्योंकि यदि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसके प्रारंभ में ही यह लिख दिया गया है कि यदि ऐसा यूनिटी, इंटीग्रिटी, मॉरलिटी एंड और सब चीज़ों के लिए आवश्यक है तो वो नीति निदेशक तत्वों को महत्व देकर के विधि का सृजन किया जाता है। क्योंकि जिन बातों को लोग सोच रहे हैं कि इस पर रिलीजन पर प्रभाव पड़ेगा, वो तो प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि रिलीजन का तो ये मुद्दा ही नहीं है। ये तो मुद्दा उत्तराधिकार का है, विवाह का भी मुद्दा है और उसके अतिरिक्त तलाक का मुद्दा है और समान कानून में एक ऐसी व्यवस्था का पालन करने का मुद्दा है जो कि समस्त नागरिकों पर लागू होता है। तो इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई? तो ये धर्म पर आधारित, हाँ, एक विषय लोग सोचते हैं कि कुछ समुदायों में व्यक्तिक विधि को लिखा नहीं गया है। उसमें भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वर्तमान में बहुत सारे अधिनियम 1937 के बाद शरीयत अधिनियम बना, महिलाओं के तलाक से संबंधित अधिकार बने और 1939 में बना, 1987 में बना और इधर तो आप देखेंगे विवाह वाले महिलाओं के अधिकार सारा बानो केस के बाद आया। तो बहुत सी विधियां तो पहले से ही कोडिफाइड हो गई हैं। अब इसमें बचाई क्या है? थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो समान रूप से सभी को लागू हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसा विषय टिकाऊ नहीं होगा, आएगा ज़रूर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अभी सर एक प्रश्न आजकल जो उत्तराखंड में यक्ष प्रश्न है, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर के हो या किरण नेगी केस को लेकर के हो, राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंताएं हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आईपीसी के प्रावधान 354, 376 में दिए गए हैं वो पर्याप्त है या हमें कुछ और सुरक्षा के लिए नए कानूनों की आवश्यकता वर्तमान समय में महसूस होती है? ऐसा जब भारतीय दंड संहिता संहिताकृत की गई प्रथम विधि आयोग के द्वारा ब्रिटिशर्स ने 1860 में, उस समय की सभ्यता के सिद्धांत अलग थे, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आई, महिला अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हुए और अत्याचार भी बढ़ने लगे। तो मथुरा रेप केस के पास आप देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता को संशोधित किया गया, निर्भया कांड के पास संशोधित किया गया। तो मेरा ये मानना है कि 2013 में जो संशोधन आया आपराधिक विधि में, चाहे वो प्रक्रिया से संबंधित हो या मौलिक विधि से संबंधित हो, वो विधियां बड़ी सोच समझ करके जे.एस. वर्मा कमेटी ने सुनिश्चित की गई थी। उस पर प्रभाव विशाखा का भी था और विधियों का भी था। तो काफ़ी संशोधन के बाद ये सामने आया कि यहाँ तक कि किसी का पीछा करना, किसी को बुरी नज़र से देखना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार रखना महिलाओं का, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ गई हैं। मॉडेस्टी तो बहुत सारी परिवर्तित हो गई है। तो अब प्रश्न ये होता है कि जिसमें कहा जाता है कि इस प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं, अपराधों का तो एक व्यवस्था होती है और वो विकृति मस्तिष्क के लोग होते हैं जो समाज को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उनके लिए विधियां पर्याप्त हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर आएगा तो एविडेंस आएगा, साक्ष्य आने से न्यायालय उस पर विचार करेगा, अकाट्य साक्ष्य आएगा तो उसे सज़ा दे दी जाएगी।
अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी डाउरी वाले मामलों में आप देखते हैं कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे आ गया, बलात्कार के मामलों में एक्यूज्ड पे आ गया, प्रिजम्पशन उपधारणा लागू होगी कि इन अपराधों में एफआईआर आती है तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति सिद्ध करे कि मैंने ऐसा नहीं किया है जिस पर आरोप लगा है। तो अब प्रिजम्पशन भी शिफ्ट हो गया, कानून भी शिफ्ट हो गया, समय समय पर इसमें संगीन प्रावधान भी आ गए हैं। तो अब कानून को संशोधन कहाँ तक करते रहेंगे और फिर व्यवस्था वही आएगी कि इसका अन्वेषण ठीक नहीं हो रहा है, सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो सबूत को तो मानना ही पड़ेगा। विधि का सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति तब तक एक निर्दोष हैं जब तक कि उनका अपराध सिद्ध नहीं होता है। तो इस सिद्धांत को हम क्यों बदलें? बताइए, लोकतंत्र का ये मूलभूत आधार है, तो इसमें कमी कानून में कहाँ दिखाई देती है? सर, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आप देश के जाने माने विधिक विशेषज्ञों में आपकी गिनती की जाती है, तो आज देश में कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो आपकी बातों का था लबोलबाब था कि कानून तो है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत। आखिरी में मैं एक जो सवाल इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हुए पूछना चाहूँगा कि जो विधि के छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे विधि के छात्र जो आपको सुनना चाहते हैं, देश दुनिया में आपके प्रशंसक हैं, उनके लिए कानून के क्षेत्र में नए नए इन्वेंशन की वो कैसे अपने आप को विधि के फील्ड में एक प्रकार से सक्सेसफुल करें, कैसे कानून की बारीकियों को समझें, इस पर एक टेक। ये आपने एक शैक्षणिक विषय पूछा है और शैक्षणिक विषय के रूप में विधि के छात्रों के लिए, विधि के ज्ञाताओं के लिए, विधि को सीखने वाले लोगों के लिए और सामान्य प्रबुद्ध जनता के लिए मेरा एक संदेश है कि विधि को सर्वप्रथम गहराई से अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए बहुत गहराई से, उसके कॉमा को भी समझना चाहिए, उसके फुल स्टॉप को भी, विराम को भी समझना चाहिए, फिर शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। और शब्दों के अर्थ को समझने के लिए उन्होंने लीगल डिक्शनरीज का उपयोग करना चाहिए, विधिक शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। तो उनको पहले प्रश्न तो है कि विधि को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधि को लागू करने में, चाहे वो कार्यपालिका के अधिकारी हों या न्यायपालिका के अधिकारी हों या विधि का छात्र ही क्यों न हो, फिर केस लॉ के माध्यम से उस विधि को कैसे लागू किया गया, कैसे निर्वचन किया गया और निर्वचन करने में कहाँ पर गलती रहेगी, वो भी एक विधि की जानकार व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। और उस गलती का आधार क्या होगा कि वो व्यक्ति उस विधि के अन्य विषयों पर अर्थात विस्तृत अध्ययन करेगा तो उसको स्वयं ही लगने लगेगा कि पहले वाले मामले में तो ये निर्वचन में गलती हो गई है, ये कहीं न कहीं, इसलिए ये अपील का मुद्दा भी होता है। इसलिए मेरा कहना है कि विधि को जानने की कोशिश करनी चाहिए, विधि को समझने की कोशिश करनी चाहिए, विधि को लागू करने का भी प्रयास करना चाहिए। और एक बात जो महत्वपूर्ण होती है, वो सभी लोगों के लिए मेरा संदेश है, विधि के जो नए आयाम होते हैं उनको हमेशा पढ़ने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। आज तो हम तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं, अभी अगर कोई बदलाव हमें दिखाई देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कर दिया या वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, तो उसको तुरंत पढ़ करके उसका आलोचनात्मक व्याख्या करनी चाहिए। आलोचनात्मक व्याख्या का अर्थ है कि उसकी कमियां को उजागर करें और उसकी खूबियों को उजागर करें और उसके तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके बावजूद उसको दूसरे देशों से भी तुलना करें। ये उनकी समझदारी को विकसित करेगा विधि के क्षेत्र में। इसलिए विद्यार्थियों को सदैव नए नए आयामों को पढ़ना चाहिए, डे टू डे के जजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, समाज में आने वाली जो पीड़ाएं हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है या जो विधि का उल्लंघन हो रहा है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रयोगात्मक आधार पर विद्यार्थी तथा विधि को जानकार व्यक्ति विधि को बेहतर तरीके से समझ सकता है, इसलिए वो विधि के शासन को सुस्थापित करने में मददगार होता है। क्योंकि विद्यार्थी अगर भविष्य के लिए तैयार होगा तो अच्छा जज बनेगा, अच्छा न्यायाधीश बनेगा, अच्छा कार्यपालक अधिकारी बनेगा, जहाँ कहीं भी जाएगा वो विधि को आसानी से समझ लेगा। तो मेरा मंतव्य है कि विधि को समझना सर्वोच्च रखना चाहिए और विधि पर ही विश्वास करना चाहिए, किंवदंतियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इसके अलावा ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिस पर कि लोक मत बनता है। मैं मानता हूं कि लोक मत से विधि संशोधित होती है, लेकिन विधि के जो शाब्दिक अर्थ हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मेरा प्रमुख संदेश है।
तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका राष्ट्रनीति उत्तराखंड को आपका अद्वितीय और अमूल्य समय देने के लिए। और उम्मीद हम ये करते हैं कि निकट भविष्य में भी जब भी किसी विधिक विषयों पर हमें आपकी आवश्यकता, आपकी राय की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे दर्शकों के बीच आप मुखातिब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेंगे दर्शकों से? धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप इस प्रकार की चीज़ों को सदैव उजागर करते रहते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और इस लोकतंत्र में ये विशेष रूप से एक अप्रत्यक्ष और विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता भी है और ये चौथा स्तंभ भी है। और इस प्रकार के कार्य आप करते रहिए, सकारात्मक कार्य करते रहिए, तो उसको जनता को इससे फ़ायदा लाभ होगा और सरकार को भी ऐसे मुद्दों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसलिए न यह चैनल किसी का विरोधी है और न किसी का समर्थक है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों के अंत में अपील की राष्ट्रनीति उत्तराखंड को अभी शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।